नमस्कार, जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आप सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व बीत चुका है। हम सब अपनी खुशियों को मनाकर आज पुनः इस देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव श्री राकेश जी यादव। आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज चूंकि दिवाली मिलन है तो हम दिवाली मिल रहे हैं, परंतु साथ में अनौपचारिक वार्ता करेंगे हम राकेश सिंह जी यादव से जी। प्रदेश के संगठन के बारे में, कांग्रेस के संगठन के बारे में। चूंकि 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, एक महत्वाकांक्षी परियोजना कहें इसे या एक महत्वाकांक्षी चीज कहे कि कांग्रेस अपना सृजन कर रही है, नव सृजन ऐसा चरितार्थ हुआ था 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष की क्या क्या गतिविधियां हैं, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ और कुछ हुआ ही नहीं, जो भी है वह हम राकेश सिंह जी से जानेंगे, क्योंकि ये प्रखर वक्ता रहे हैं, प्रखर कुशल। कांग्रेस के अंदर काफी कुछ इन्होंने दिया है, अपना सर्वस्व जीवन इन्होंने अभी तक का कांग्रेस के संगठन के इसमें दिया है। तो राकेश जी 26 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2025 जी, क्या कार्यकारिणी गठन हो गया? क्या कांग्रेस वास्तव में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरने के लिए सम्मुख आ चुकी है? देखिए, मैंने अभी हाल ही में 2 पत्र राहुल गांधी जी को लिखे हैं। एक पत्र आज से 2-3 दिन पहले लिखा था और दूसरा पत्र कल 26 अक्टूबर को लिखा है। कल 26 अक्टूबर को पीसीसी का जो गठन किया गया था उसको 1 वर्ष हो गया और जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं उनको लगभग 2 वर्ष दिसंबर में उनके कार्यकाल को हो जाएंगे। निश्चित तौर पर हर काम की समीक्षा होती है, मूल्यांकन होता है और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। जो पहला पत्र मैंने राहुल जी को लिखा था, क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उनका एक सपना है भारत को एक रखने का, भारत में संविधान की रक्षा का, और हर कांग्रेसी का यह सपना है कि वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। तो माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी के सपनों को सच करने के लिए देश की जनता के समक्ष कांग्रेस का पक्ष ले जाने की जिम्मेदारी हर कांग्रेस कार्यकर्ता की है, वैसे ही मेरी भी। हाल ही में जो निर्वाचन कार्यालय से अधिसूचना जारी हुई कि मतदाता सूची का निरीक्षण, बीएलए की नियुक्ति और ग्राउंड पे वोट चोरी को रोकना, जो राहुल जी ने हमें बताया है और जिसका आंदोलन भी कांग्रेस लगातार करती रही। जब इन बातों को गौर से देखा गया, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, तो जो तारीखें घोषित की थी निर्वाचन आयोग ने, उन तारीखों के समकक्ष हमारा संगठन उस कार्य को साकार नहीं कर पाया। इस बात को लेकर मैंने राहुल जी को तथ्यात्मक रूप से उन चीजों की डिटेल उनको पहुंचाई कि अगर हम जो निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी किया था उसके अनुसार मतदाता सूची निरीक्षण नहीं करते हैं, अगर हम बीएलए नियुक्त नहीं कर पाते हैं, तो हम वोट चोरी रोकने का दावा या कोशिश कैसे करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर वोट चोरी रोकना है तो सबसे पहला काम है कि आपको बीएलए नियुक्त करना। लगभग 65,000 से ज्यादा बीएलए मध्य प्रदेश में नियुक्त होना था। जो मेरी सूचना है कि अभी तक 320 सीट पर बीएलए की सूची ही बन रही है, बीएलए नियुक्त नहीं हुए। फिर बूथ कमेटी 10-10 लोगों की बनना थी, वो भी अभी सूची तैयार हो रही है, वो नियुक्त नहीं हुए। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर थी, जो मतदाता सूची को उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है, यानी दावे आपत्ति जो आना थी वो सब आके उसका निराकरण होकर आगामी 21 नवंबर को मतदाता सूची जारी हो जाएगी। इसका यह मतलब है कि अब इस मतदाता सूची के आधार पर नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होंगे।
अब इस मतदाता सूची में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो जिसे हम जैन जी बोलते हैं या जो पहली बार के वोटर हैं, उनके नाम पिछले 4 महीने में जोड़े, तो निश्चित तौर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा प्रभावित करेगी। क्योंकि हमारा कांग्रेस का जो वर्कर था, उसके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था कि वो उन वोटरों को शामिल करे, वो घर घर जाए, मतदाता सूची का निरीक्षण करे, हमारे बीएलए उपलब्ध हो जो उनका नाम जोड़ने में मदद करें। तो ये जो सारी प्रक्रिया थी 4 महीने तक, ये सिर्फ दावे प्रति दावों में चलती रही। अब इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो मतदाता सूची फाइनल हो गई, उसी पे हमें चुनाव लड़ना है, आने वाले नगर निगम, नगरीय निकाय के और पंचायत के चुनाव। अब उसमें हम चूक गए, निश्चित तौर पर संगठन की एक बड़ी चूक हो गई है। क्योंकि अगर समय रहते हम ये सारे काम करते, तो जो नए वोटर हैं जो आज शामिल हुए हैं वोटिंग लिस्ट में, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता बीएलए वहां पहुंचता और वो उनसे बात करता, तो वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। क्यों संभव नहीं हुआ, इस पर गहन चिंतन का विषय है कि इतना समय बीत जाने के बाद, संगठन बने हुए 1 साल हो चुका है, तमाम मीटिंगें होती हैं, अनेक प्रभारी बने हुए हैं, प्रभारी पे प्रभारी बने हुए हैं, उसके बाद भी जो निर्वाचन कार्यालय का प्रोग्राम था उसके अनुसार हमारा संगठन काम नहीं कर सका। इस पूरी बात की जानकारी माननीय राहुल गांधी जी को पहले पत्र में मैंने दी है कि अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो फिर हम जीत का दावा कैसे करेंगे, वोट चोरी को कैसे रोकेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आम जनता मध्य प्रदेश की आज भी चाहती है कि वो कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस से जुड़ के चले, कांग्रेस की विचारधारा को अपनाए, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा आज भी सेकुलर है। लेकिन जब उन तक पहुंच नहीं बन पाती है, एक नई पीढ़ी को वो विचारधारा पहुंच नहीं पाती है, तो वो दिग्भ्रमित होकर फिर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ते जाते हैं। और ये गलती कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन की तरफ से हो रही है। ये जो देर हुई है वो लापरवाही है, और ऐसी लापरवाही किसी भी राजनीतिक दल के लिए घातक होती है। दूसरा जो पत्र है मैंने 26 अक्टूबर को पीसीसी के गठन को लेकर लिखा। पीसीसी के गठन हुए लगभग 1 साल 26 अक्टूबर को पूर्ण हो गया है, जो एक दिन पहले अभी तारीख निकली है। अब निश्चित तौर पर जब 1 साल किसी संगठन के पदाधिकारियों को हो जाता है और काफी मंथन के बाद पीसीसी का गठन किया गया, अनेक बार मंथन हुआ, उसमें से जो फिर अमृत कलश निकला और उसमें से जो अमृत छलका उसमें से पदाधिकारी बने, तो निश्चित तौर पर मुझे भी सबको ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनेगा, पीसीसी एक नए रूप में डेवलप होगी और जो भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम 1 साल के कार्यकाल पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि पीसीसी गठन के बाद लगभग 177 लोगों की कार्यकारिणी बनी, उसमें कई संयुक्त सचिव भी बने, अन्य मेंबर्स बने। वो घोषित होने के बाद आज तक जो उपाध्यक्ष है उसको ये नहीं पता है कि उसको काम क्या करना है, जो महासचिव है उसको ये नहीं पता है कि उसका दायरा क्या है, उसका काम क्या है, जो संयुक्त सचिव है उसको भी नहीं पता है कि उसका क्षेत्र क्या है, उसको काम कैसे करना है, किस तरीके से उसको कांग्रेस को मजबूत करना है, किस तरीके से वोट चोरी रोकना है, कैसे संगठन मजबूत करना है। तो जब ये डिटेल किसी को पता नहीं है, वो संगठन को 1 साल हो गया है और इसके बाद भी हम अगर इस बात को इंगित नहीं करेंगे कि हमें हमारा संगठन अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो राहुल गांधी जी के सपनों को हम साकार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सत्ता हासिल की है और आज भी वो सत्ता पे काबिज है, उन्हें सत्ता से अगर उखाड़ फेंकना है तो निश्चित तौर पर हमें डबल मेहनत की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जो हमने पदाधिकारी बनाए हैं उनसे हमें उम्मीद ये होना चाहिए कि वो एक रणनीति के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक मास्टर प्लान के तहत काम करेंगे। लेकिन इस 1 साल में
सिर्फ खुद की ब्रांडिंग के सिवा संगठन के लिए या कांग्रेस की सरकार वापस लाने के लिए कोई पदाधिकारी बहुत शिद्दत से काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये हो सकता है कि शायद उनको ऐसा लगता हो कि उनको कोई बोलेगा आके कि उन्हें क्या करना है, और ये भी सही है कि जो पीसीसी के चीफ हैं उनको ये बताना चाहिए कि उपाध्यक्ष का दायरा क्या है, महासचिव का दायरा क्या है, ये जिम्मेदारी है, उसकी रिपोर्टिंग उनको लेना चाहिए, और क्या आपके काम का मूल्यांकन है, मूल्यांकन करने के बाद उसकी रिपोर्ट एआईसीसी को देना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें हैं जो सामान्य तौर पर एक प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, वो शायद बहुत समय से मुझे नजर नहीं आई। इन बातों को लेके और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेके मैंने राहुल जी को डिटेल पत्र भेजा है कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति का, हर कांग्रेसी का यह सपना है कि कांग्रेस की सरकार वापस लौटे। लेकिन सवाल यह आता है कि कांग्रेस की सरकार वापस लौटेगी कैसे, क्योंकि जो हालात हैं वर्तमान में, जो स्थिति है संगठन की और जो ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, वो अगर योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता है तो जिस तरीके से आज जो वोटर हमें जोड़ना थे वो हम जोड़ भी नहीं पाए और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची फाइनल हो गई, तो उसका बड़ा खामियाजा हो सकता है हमें चुनाव में भुगतना पड़े। आपने जो अपने दोनों पत्रों के बारे में विस्तृत से बताया जी, तो उसमें से कुछ चीजें यह है कि आपने कहा अमृत कलश से जो बूंद छलकी जी हाँ। और जिनको मिली, तो ऐसा तो नहीं कि वो बूंद दानव ने ले ली हो और देवता नगण्य रह गए और उसका जो उद्वेलन है वो आपके शब्दों में निकल रहा हो या आपके कंधों पर कोई बड़े नेता बंदूक रखकर चला रहे हो, क्योंकि कांग्रेस में रीत सामान्य है जी कि एक दूसरे की टांग खींचना। नहीं, देखिए क्या है, राजनीति में अगर आप हैं तो आपको सवालों के जवाब तो देना है। सवालों के जवाब से आप भाग नहीं सकते, आरोप भी लगते हैं। वो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें खुलकर बोलने को महत्व दिया जाता है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है, लेकिन उसका भी एक दायरा होता है। मेरे जो सारे सवाल हैं, वो सारी बातें हैं, वो इसी बात को लेके हैं कि आपके कार्य का मूल्यांकन क्या है। कांग्रेस में किसी भी पद पर किसी को बनाया जाता है तो ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको इसके माध्यम से जन सेवा करना है, इसके माध्यम से आपको सत्ता में आना है, सत्ता में सरकार बनना है और उससे भी आपको जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। ये सोच और ये दिशा कांग्रेस की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। लेकिन जब किसी को भी आप पदाधिकारी बनाएं, कोई भी संगठन बनाएं, उस संगठन का अगर मूल्यांकन नहीं है, उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं है, या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है, चाहे मैं भी हूं, ये सोचता है, ये समझता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि संगठन से बड़ा कोई भी नहीं होता। किसी के होने या नहीं होने से काम चलना या रुकना नहीं होता, लेकिन व्यवस्थित कैसे होगा? संगठन आज मध्य प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए कैसे आगे बढ़ेगा, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। क्योंकि जिस तरीके से जो काम कांग्रेस संगठन को पिछले 2 साल में, 1 साल तो पीसीसी थी नहीं, 1 साल पीसीसी को हो चुका है, लगभग 2 साल हो गए हैं जो नए अध्यक्ष आए हैं और नई कार्यकारिणी आई। हम अब ग्राउंड जीरो पे जाके देखते हैं कि इन 2 साल में जो हम संगठन को बनाने की बात कर रहे थे, एक नई कांग्रेस, एक नई दिशा में ले जाने की बात कर रहे थे, बहुत उत्साह के साथ ऐसा लगा कि नहीं, बहुत नए लोग आए हैं और बहुत आगे बढ़ेंगे और तेजी से कांग्रेस का विस्तार होगा, वो मुझे लगता कहीं रुक गया। वो क्यों रुका, इसके लिए बड़े नेताओं को आज उस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। क्या वजह रही कि जो कांग्रेस संगठन का विस्तार होना था, जो आम जनता तक पहुंचना था, वो क्यों नहीं पहुंच पाए? क्यों जनता की जो तकलीफें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार हैं, वहां तक हम कभी अपनी आवाज ही नहीं उठा पा रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीजें थी। किसी के कंधे पर रख के बंदूक कोई नहीं चलाता। मेरा परिवार, या मैं ये कहूँ कि मैं जन्म से ही कांग्रेसी हूँ, विचारधारा से संबंधित हूँ, पद से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पद या प्रतिष्ठा का जब महत्व है कि जब आप उस पद के लिए डिजर्व करते हैं, यानी आप जिस पद पे बिठाए गए हैं उसके लिए आप काम करने की योग्यता रखते हैं, तो पद का महत्व है।
वरना मुझे भी अगर किसी पद पे बिठा दिया जाए और मैं वहां डिजर्व नहीं करता हूं तो शायद वहां मैं बेमानी हो जाऊंगा, मैं वहां सिर्फ नाम का रहूंगा लेकिन मैं काम अपना नहीं दिखा पाऊंगा। ठोकर खाकर आदमी ठाकुर बनता है, कहावत है जी। कांग्रेस ने इतनी ठोकरें खा ली, सारी चीजें कर ली। आप जब बता रहे हैं कि बीएलओ तक की नियुक्ति नहीं हुई, जी। बूथ स्तर पर कांग्रेस नगण्य है, और उसके बाद कांग्रेस के पदाधिकारी या प्रदेश कांग्रेस की बात करें, उसके पदाधिकारी वोट चोर गड्डी छोड़ के नारे लगाते हैं, तो क्या हुआ लगाना उचित है? क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस भी तो साथ दे रही है। वह क्यों नहीं पहले ही अगर वो चेक कर लेती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। देखिए वही लेफ्ट को मैंने उठाया है कि वोट चोरी को रोकने के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा है वो राहुल जी ने बिल्कुल सही दिया। सही दिशा में हमने काम शुरू करना स्टार्ट करा। बिहार में उसके हमें नतीजे मिल रहे हैं, अन्य स्टेट में वो आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन अब हम मध्य प्रदेश की बात करें कि वोट चोर गद्दी छोड़ को हम लागू करने के लिए या वोट चोरी को रोकने के लिए पहला कदम क्या है हमारा? पहला कदम तो यही है कि सबसे पहले तो हमें बीएलए बनाना है। बीएलए भी उन्हें बनाना है जो ईमानदार कांग्रेसी नेता हैं या उस गली मोहल्ले में उनका महत्व है, उस वार्ड में उस बूथ पे उनकी पकड़ है। दूसरी बात, जो शासन बीएलओ नियुक्त करता है उन पे हमें ध्यान रखना, आपत्ति लेना है ताकि कोई बीजेपी से विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति बीएलओ ना बने, ताकि वो मिसचीफ कर सके, कांग्रेस के वोट चोरी करवा सके या उनके वोट खराब कर सके कांग्रेस के। इन सबके लिए संगठन को सक्रिय होना जरूरी है। बात वही आती है कि जब संगठन सक्रिय होगा, वो अगर टाइम पे सारी चीजें शेड्यूल के अनुसार करेगा, तो निश्चित तौर पे आपकी आज बूथ कमेटी भी अगर तैयार रहती, एक बूथ पे 10 लोग, तो आप ये माने पूरे मध्य प्रदेश में 6,40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बूथ कमेटियों में खप गए होते। लेकिन इसके लिए आपको बनाना तो पड़ेगा ना, आपको जिम्मेदारी देना पड़ेगी, उनसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगी, आपकी लोकल बॉडी लोकल अथॉरिटी को उनसे मिलना पड़ेगा। सिर्फ आप व्हाट्सएप पे ये डाल देंगे कि आप मतदाता सूची चेक कर लीजिए अपने अपने वार्ड की, तो क्या संभव है कि इस तरीके से मतदाता सूची चेक होती है? क्या संभव है इस तरीके से बीएलए अपने आप बन जाते हैं? क्या संभव है कि इस तरीके से वोट चोरी हम अपने आप रोक सकते हैं? तो ये एक संगठन की एक बड़ी लैप्स है, और इस लैप्स को अगर सुधार नहीं करा हमने, क्योंकि अब समय हमारे पास आगामी 3 साल का बच रहा है। संगठन हम बार बार बात कर रहे थे कि 2025 में हम संगठन कंप्लीट कर लेंगे, 26 में हम नए सृजन के हिसाब से कांग्रेस को लेके चले जाएंगे, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं वो बड़ी विपरीत हैं। तो विपरीत स्थितियों को पक्ष में लाने के लिए बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। कांग्रेस के दस्तावेजों में या कांग्रेस जब अपने मूल भाव जाहिर करती है, अपनी बैठकें लेती है, उसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, दलित उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करती है। परंतु वास्तविक धरातल में क्या पिछले 2 चुनाव गए, यह चुनाव आया, ऐसा कोई मुद्दा जन मुद्दा क्यों नहीं बन पाया और कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया? आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? या तो वह सशक्त विपक्ष बन जाए या फिर राजनीति से बाहर हो जाए। देखिए होता ये कि किसी भी मुद्दे को लेके जब कोई योजना बनाई जाती है, किसी भी पार्टी में 2 विंग होती हैं, एक होती है प्लानिंग विंग और एक होती है चुनाव लड़ने वालों की विंग। जो ग्राउंड पे चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, वो ग्राउंड पे आम जनता के काम, जैसे नगर निगम के, जिला कलेक्टर के, न्यायालय के, पुलिस संबंधित वर्ग को एक सुचारू रूप से जनता की मदद करते हैं। एक विंग होती है जो स्ट्रेटजी तैयार करती है कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, किस तरीके से जीत हासिल होगी और किन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, कौन से जनता के मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट करना है। दुर्भाग्य से कांग्रेस में इस विंग की मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी कमी महसूस की गई है। ऐसी विंग ही अभी तक नहीं बन पाई है जो ये आइडेंटिफाई करे कि किस विधानसभा में किस तरीके से किन मुद्दों को हमें जनता के समक्ष ले जाना है, जनता के मुद्दे हैं उनको उठा के आम आदमी के समक्ष रखना है, सरकार के समक्ष रखना है। अभी होता यह है कि कोई आंदोलन करना है, हम आंदोलन करने निकल पड़ते हैं, आंदोलन हो जाता है, 200-300 लोग इकट्ठे होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद होके
वापस सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उस आंदोलन का नतीजा क्या हुआ, मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। इंदौर में एक आंदोलन था निगम के खिलाफ, जलकर, और आपने भी सुना होगा जलकर वृत्ति को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ, दो बार हुआ। अब वो 2 बार जब आंदोलन हुआ तो सौभाग्य से एक आंदोलन में मैं भी एक मीटिंग में बैठा था बातचीत करने। मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक प्रभारी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, वो मीटिंग के लिए आने वाले थे। 1-1.5 घंटे हमने इंतजार करा। 1-1.5 घंटे बाद वो मीटिंग के लिए पहुंचे कार्यालय। आते से ही वो थोड़ी देर बैठे और सबसे पहला सवाल उनका था कि ये जो तिरंगे झंडे हैं इनके डंडे थोड़े बड़े करो, ये दिखना चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी रील बनाना है और ऊपर भेजना है कि ये रैली निकल गई। मैं भी सुन रहा था उनकी बातें। आश्चर्य हुआ कि उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा कि इसमें आम जनता की सहभागिता कौन कितनी करा रहा है, कितने आपके पार्षद हैं, कहाँ से वार्ड से कैसे लोग आएंगे, उनकी क्या व्यवस्था है, उनके पानी की क्या व्यवस्था है, आंदोलन का स्वरूप क्या है, कोई चर्चा नहीं। आम जनता तो कांग्रेस के प्रदर्शनों में आती ही नहीं है। नहीं, वो मैं वही वजह बता रहा हूँ कि जब इतने बड़े लेवल के प्रभारी आके सिर्फ झंडे और डंडे की ऊंचाई नाप रहे हैं और वहां बैठे अनेक नेताओं से ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपने क्या तैयारी की है कल की, उसका इस आंदोलन का आगे नतीजा क्या होगा, कल आप आंदोलन करने के बाद इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाएंगे, शासन के पास कैसे ले जाएंगे या मेयर के पास कैसे ले जाएंगे, जहां भी आप इसको ले जाना चाह रहे हो, जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा, वो कोई चर्चा नहीं। झंडा डंडे की बात होके नाश्ता पानी करके सब रवाना। तो ये जब होता है किसी भी संगठन में, तो फिर वहां ये बार बार ये बात चुभती है कि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, दूसरी तरफ हमारी नींद खुलती है तो पता लगता है कि जो हम सपना देख रहे हैं वो हकीकत में तो कुछ है ही नहीं, हकीकत में तो सब उल्टा पुल्टा है। तो ये करने के लिए, हकीकत में इन सपनों को सच करने के लिए कि मध्य प्रदेश में सत्ता में आना है, तो आपको कड़ी मेहनत करने से आप सत्ता में आ जाएंगे, ये एक गलत सोच है। मेहनत तो एक ठेले वाला भी बहुत करता है, दिन भर ठेला दिखाता है, बहुत पसीना बहाता है, पर वो ये नहीं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। आपको विजन होना चाहिए, आपकी सोच होना चाहिए, आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप सड़कों पे दौड़ लगाएं, भागते फिरें, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका टीम नेटवर्क होना चाहिए। आपके कांग्रेस के इतने नेता हैं, उनको आपको काम देना चाहिए, किस तरीके से आंदोलन होते हैं, किस तरीके से उनके नतीजे आएंगे, ये प्लान होना चाहिए। ये पहले भी होता था, आप इंदिरा जी का जमाना देखें, राजीव जी का जमाना देखें, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे देखें, और स्वयं राहुल गांधी जी का कार्य करने की शैली देखें। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकली, सब कुछ डिसाइडेड था, 20 सड़क पे चल रही थी यात्रा, अनेक शहरों में चल रही थी, वहां कहाँ खाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ सोना है, क्या बोलना है, कैसे प्लान होना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना, सब कुछ प्लान था। तो कांग्रेस के नेताओं को तो राहुल जी से सीखना चाहिए कि प्लान कैसे होता है। सिर्फ खुद की ब्रांडिंग अगर करते रहेंगे आप, तो उससे कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती। आपको ब्रांडिंग कांग्रेस की करना पड़ेगी, ब्रांडिंग कांग्रेस की विचारधारा की करना पड़ेगी। कांग्रेस की विचारधारा को उन लोगों तक ले जाना पड़ेगा जो पहली बार के वोटर है मध्य प्रदेश में, जो डिसाइड करते हैं सरकार किसकी बनेगी। वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम हमारी यूथ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एनएसयूआई की बात कर रहे हैं, सेवा दल की, महिला कांग्रेस की, उनकी सक्रियता हमें क्यों नहीं दिखती? उसकी वजह यह है कि उनको दिशा निर्देश ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास लोग नहीं है, ऐसा नहीं कि यूथ कांग्रेस में हमारे पास संख्या बल कम है, ये एनएसयूआई में संख्या बल, लेकिन उनको बताने वाला तो चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको ये रिजल्ट देना है, आपको ये टास्क दिया है, इसको ऐसा पूरा करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चूक, जिसको बोलते हैं संगठन लैप्स, इतना बड़ा है कि जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग आप ये माने कि 24-25 साल हो जाएंगे, जब तक चुनाव आएंगे 25 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर हम सत्ता में आने की कोशिश नहीं करते हैं सही तरीके से, तो फिर हम एक बड़ी चूक के कारण, हो सकता है कि
फिर वही बातें दोहराई जाए कि इसकी वजह से उसकी वजह से। लेकिन जो आज जिम्मेदार हैं उनको तो ये तय करना चाहिए कि किस तरीके से हम पार्टी का दायरा बढ़ाएं, किस तरीके से हम लोगों को जोड़ें, किस तरीके से हम यूथ को जोड़ें। उस प्लानिंग पे अभी काम नहीं हो रहा। किसी भी राजनीतिक दल की संगठन क्षमता को वहां के प्रदेश के जो प्रभारी रहते हैं जी वो काफी कुछ उसे व्यवस्थित करते हैं। जी मध्य प्रदेश के जो पीसीसी प्रभारी भेजे गए हैं हरीश चौधरी और सह प्रभारी संजय दत्त, जी क्या वो फेल हो रहे हैं? क्योंकि बिहार में भी ऐसा ही वाकया अभी चुनाव के समय हुआ जब प्रभारी को परिवर्तित करना पड़ा पैसों के लेन देन के कारण। प्रदेश में भी जिला और शहर अध्यक्ष को लेकर पैसों के लेन देन की बहुत सारी बातें सम्मुख आई। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि पदों में कोई शायद पैसे का लेन देन होता हो। वो आरोप हो सकते हैं, वो भाजपा भी आरोप लगा सकती है कि भाजपा से प्रेरित लोग आरोप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि बिहार में अल्लाह और को उस पद से हटाया गया। होता क्या है कि कोई भी प्रभारी आएगा, वो कितना तालमेल यहाँ के नेताओं से, मध्य प्रदेश के नेताओं से, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, बिहार तो अभी चुनाव चल रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन आपने जो मध्य प्रदेश के प्रभारियों की बात करी, जो हरीश चौधरी जी हैं या संजय दत्त जी हैं, उनका बेसिक काम ये है कि जो पीसीसी संगठन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही। उनका काम ये नहीं है कि वो आके यहाँ प्लान करवाएं, वो आके यहाँ की मॉनिटरिंग करें, या वो आके एक एक जिले में शहर में जाके बताएं क्या आंदोलन करना है। ये जिम्मेदारी है पीसीसी संगठन की, पीसीसी के जो भी संगठन महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, इन सबकी, वो जो टीम है उसकी जिम्मेदारी है। वो टीम अगर कोई गलती कर रही है तो उस पे सलाह देना या उसको मार्क करना, उस गलती को या सुधार को, मैं गलती शब्द भी नहीं बोलूंगा, उसको सुधार करने के लिए अपनी सलाह देना, ये काम है प्रभारी का। तो यानी प्रभारी की सलाह संगठन वाले नहीं मान रहे या प्रभारी सलाह ही नहीं दे रहे? नहीं, इसमें दो चीजें हैं जो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद जो संगठन प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं वो यहाँ के वातावरण से तालमेल ही नहीं कर पाए। क्योंकि मेरी भी मुलाकात हुई है, एक विजन क्लियर होता है कि हमें मध्य प्रदेश में इस तरीके का एक फ्रेमवर्क चाहिए जिससे हमें नतीजे मिलेंगे। तो मुझे तो ऐसा कहीं दिखने में नहीं आया है कि कोई दोनों ही प्रभारियों ने कोई ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करा हो जिससे कोई रिजल्ट आए। देखिए, मीटिंगें होना, भाषण देना, दावे करना, ये तो इतने करें एक साल में, जो मैंने सब राहुल जी को भेजे हैं कि जितने दावे हुए उन दावों में से शायद 80% तो बात, मतलब सिर्फ प्रेस में विज्ञप्ति लगी, बयान लगा, उसके बाद भूल गए, उसमें वर्क ही नहीं हुआ। तो ये ध्यान देना तो प्रभारी का काम, प्रभारी का दायित्व है। और अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, ये किस वजह से उन्होंने इसको रोका टोका नहीं है, किस वजह से अभी जो निर्वाचन का प्रोग्राम समाप्त हुआ उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ये गंभीर चिंतन का विषय है। और यही हाईकमान के संज्ञान में लाया गया है कि जो बिहार में आज हुआ है अंतिम चरण में जाके, वो मध्य प्रदेश में 3 साल पहले सुधार लिया जाए। अगर हम नहीं सुधार पाए तो बिहार में तो हम बहुत सीमित सीटों पर लड़ रहे हैं, यहाँ तो हमारी 1 to 1 बीजेपी से लड़ाई है। यानी हम सत्ता में सीधे आएंगे अगर हम संगठन मजबूत करके चुनाव लड़ लिए। तो अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, 2026 जनवरी लगने वाला है, 2028 में चुनाव है, 36 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते। उसके बीच में नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है। अगर नगरीय निकाय चुनाव में हम 50% जीत हासिल नहीं करते हैं, पंचायत चुनाव में हम 50% जीत हासिल नहीं करते हैं, तो हमारे लिए विधानसभा जीतना बहुत मुश्किल रहेगा। ये तो सच है। तो नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए हमारे पास समय क्या बचा है? 1 से 1.5 साल। 1.5 साल में हमें संगठन भी बनाना है, नगरीय निकाय चुनाव के उम्मीदवार भी तय करना है, उनको चुनाव भी जिताना है और प्लान भी करना है। तो काम बहुत है। और अगर योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं होता है तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर ये सब असंभव हो जाए। आपके लेटरों में जिक्र है कि जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इनको 6 महीने में
अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी पड़ती है पीसीसी को, या वो देखिए अभी तक गई नहीं है। देखिए एआईसीसी का संविधान है, जो पीसीसी की मीटिंग होती है वो 1 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार करना आवश्यक है। मेरे संज्ञान में है कि पिछले 1 साल में शायद वो 1 या 2 बार ही मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग भी कैसे आयोजित की गई है, अगर आप उसको देखेंगे कि बड़े नेता आए और भाषण देके चले गए, वो मीटिंग थी। जबकि मीटिंग का ये मतलब होता है कि पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बैठ के राउंड टेबल डिस्कशन ये हो कि भाई आपके पास इस जिले की जिम्मेदारी थी, इस पे आपने 1 साल में या 3 महीने में जो गाइडलाइंस है संविधान के हमारे कांग्रेस के, इसमें क्या वर्क किया, वहां की जो जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष को आपने कैसे मोबिलाइज किया, क्या क्या आंदोलन हुए, क्या क्या आगे की तैयारी है, मतदाता सूची को लेकर, बीएलए को लेकर आपकी क्या तैयारी है। जो मूल बातें थी उनको छोड़ के अगर सिर्फ मीटिंग का उद्देश्य ये है कि उसको रजिस्टर में लिखना है कि ये पीसीसी की मीटिंग हो गई है और उसमें फला फला नेता आए और भाषण दिए और वो अपने वापस चले गए, तो मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश में हमारा कांग्रेस संगठन बहुत ताकत के साथ खड़ा हो रहा है। ये बात कड़वी है, लेकिन मुझे इसलिए स्वीकार करना पड़ेगी क्योंकि मेरी आत्मा और मेरी सोच कांग्रेस से जुड़ी हुई है, मेरी विचारधारा 100% कांग्रेस के साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में हम लोगों के जीवन काल में कम से कम कांग्रेस की सरकार लौट के आ जाए। ऐसा मैं नहीं, कई कांग्रेसी सोचते हैं, मेरे साथी भी सोचते हैं। तो उसके लिए हमें जो सच्चाई है वो हमारे नेता राहुल गांधी जी को बताना तो पड़ेगी। निर्णय फिर वो जैसा चाहे वो करें, जैसा आदेश वो देंगे उसका पालन होगा, लेकिन मूल उद्देश्य तो है कि उनके सपनों को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बनाना जरूरी है। आपके उद्देश्य जो है और आपकी कांग्रेस के साथ जो सहानुभूति है वो काफी अच्छी है, परंतु विदिशा पायलट प्रोजेक्ट का क्या हुआ, प्रभात फेरी गौ सेवा का क्या हुआ, जिला अध्यक्ष को सक्रियता का क्या हुआ, ग्राम स्तर पे बड़ा संगठन कहाँ तैयार हुआ, भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा कहाँ गया। देखिए क्या होता है, जो आप बता रहे हैं विदिशा का पायलट प्रोजेक्ट, उसकी चर्चा काफी हुई, खूब जोर शोर से ये बताया गया कि वहां तो 3000 लोग बीजेपी के बीएलए बने हुए थे। मेरा ये कहना है पायलट प्रोजेक्ट कहीं भी लागू करें हम, 1 to 1 वहां कांग्रेस के व्यक्ति को जोड़ना आपका पहला दायित्व है। पहला दायित्व है कि बीएलए उसको बनाया जाए जो वार्ड का वहां का मतदाता है और वो कांग्रेस का ईमानदार चेहरा। क्या विदिशा में इस पायलट प्रोजेक्ट में जितना भी समय बीत गया आपने कुछ रिजल्ट दिया या कुछ रिजल्ट मिला? विदिशा के लोग बताते हैं कि ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? उसकी वजह है कि आपने कागज पे तो वर्किंग की, ग्राउंड पे जो वर्किंग कराना थी नेताओं के माध्यम से, जिला अध्यक्ष के माध्यम से, वार्ड अध्यक्ष, मंडलम के माध्यम से, वो भी सिर्फ कागजों में रह गई। कागज की ताकत आपको जमीन पे चुनाव नहीं दिखाती है, ये सबको भली भांति अच्छे से समझना चाहिए। आप बड़े नेताओं को या हाई कमान को कागज पे सब कुछ दिखा सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा प्लान है, ऐसा होगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट हुआ क्या? वो अगर जमीन पे एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उस प्लान का कोई अर्थ नहीं। आपने जितनी दूसरी बातें करी कि उसमें एक प्रमुख बात करी कि बीजेपी के खिलाफ, मैं खुद हैरान हूं पिछले 2 साल से कि बीजेपी के मंत्रियों के तमाम भ्रष्टाचार हैं, सैकड़ों मामले हैं, लेकिन जो टीम है, जो मीडिया की टीम है मध्य प्रदेश में, जो प्रवक्ताओं की टीम है, वो बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को उठाती नहीं। अब ये कौन सी गाइडलाइन है कि आप बीजेपी के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे नहीं, आप उनके खुलासे ही नहीं करेंगे, आप एक रूटीन पद्धति के अनुसार अपने बयान देते रहेंगे, तो फिर आप कैसे बीजेपी को हराएंगे? अगर आप इस बीजेपी की सरकार को घेरेंगे नहीं, इनके भ्रष्टाचार उजागर नहीं करेंगे, अधिकारियों का जो निरंकुश शासन है उसको उजागर नहीं करेंगे, तो फिर आप सिर्फ क्या करेंगे? आप सिर्फ इसकी विज्ञप्ति लगाएंगे कि आज इसका उठाना है, आज उसकी शोक बैठक है, आज उसके यहाँ मिलने जाना है, आज उसको एयरपोर्ट लेने जाना है, उसको छोड़ने जाना है, इसका स्वागत करा है। तो ये
मध्य प्रदेश के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का मीडिया विभाग कर रहा है। तो आपको चुनौतीपूर्ण काम करना था, आपको 2 साल में दिखाना था कि मध्य प्रदेश सरकार हिल जाती। इतने मामले हैं, लगातार आप पेपरों में पढ़ते हैं, अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं, तमाम मामले, कई घोटाले हैं, बड़े बड़े घोटाले हैं, लेकिन उसको ना तो कोई आरटीआई में फॉलो कर रहा है, ना तथ्यात्मक रूप से उसका आप अपना विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं किसी न्यायिक संस्था में या किसी विभाग में या किसी लोकायुक्त में या आर्थिक अपराध में। वो बड़ा आश्चर्य होता है कि उनमें कोई आवेदन ही नहीं लगते हैं, ना उसका फॉलोअप होता है। वो सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे ये हुआ कि निर्वाचन आयोग की पूरी डेडलाइन निकलने के बाद जो दावे आपत्ति लगाना थी जिलों को, शहरों को, प्रदेश कांग्रेस को कि ये मतदाता सूची में गड़बड़ी है, ये ठीक करना है, यहाँ 22 वोट है एक मकान का 50, वो एक भी दावा आपत्ति निर्वाचन आयोग के कार्यालय में लगी नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं इसमें कहीं गुपचुप समझौता की बू आ रही हो कि भाजपा और कांग्रेस ने कुछ गुपचुप समझौता कर लिया हो कि तुम हमारे भ्रष्टाचार मत देखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं मानूंगा कि ये लैप्स जो है ये प्लानिंग लैप्स है। मैं किसी पे आरोप नहीं लेना चाहता किसी भी तरीके का कि वो किसी दूसरी पार्टी की वजह से कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा, वो डिजर्व ही नहीं कर रहे हैं। आपने किसी को काम दिया, मान लीजिए आपने रेस कोर्स में दौड़ने के लिए आपने तय करा कि कौन कौन दौड़ेगा, अब उसमें ऐसा व्यक्ति आपने तय कर दिया है कि जो रेस जीत ही नहीं सकता है और आप उस पर दाव लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप रेस हार जाएंगे। तो ये ऐसी गलती बार बार हो रही है कांग्रेस में कि हम जो व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप ये कर लीजिए, वो हाँ करता है मैं कर लूंगा, लेकिन अब वो कैसे करेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। यानी डिजर्व नहीं करते तो पीसीसी चीफ जो अभी बने हैं मध्य प्रदेश के, जी आप सीधा सीधा आरोप उन पर लगा रहे हैं? नहीं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। डिजर्व नहीं करने का मतलब है कि जिसको जो जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश में, आज मैं भी हूँ, मुझे भी आप उठा के कोई वैसी जिम्मेदारी दे देंगे जिसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, तो मेरे को पहला मेरा दायित्व होगा कि मुझे मना कर देना चाहिए कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरी क्षमता के बाहर है। लेकिन मैं सब में हाँ करूंगा। मुझे बोला कि आप आरटीआई में कागज निकाल लेंगे, हाँ मैं निकाल लूंगा। आप लोकायुक्त में आपत्ति लगा देंगे, हाँ मैं लगा दूंगा। आप मंत्रियों का भ्रष्टाचार हो जाए, हाँ मैं कर लूंगा। और आप कर कुछ नहीं रहे, तो ये तो एक बड़ा विचित्र काम हो गया कि आप उसको डिजर्व नहीं करते हैं और उसके बाद आप हाँ करते जा रहे हैं, और जो डिजर्व करते हैं उसको आप आगे भी नहीं आने दे रहे हैं। तो इसकी वजह से आज 2 साल होने आए हैं मोहन सरकार को, एक भी बड़ा आरोप सरकार के खिलाफ तथ्यात्मक रूप से आरटीआई के माध्यम से निकाले गए दस्तावेजों को लेकर हम प्रस्तुति नहीं कर पाए। आपने एक और मांग रखी थी मुख्यमंत्री का चेहरा। जी देखिए, तो उस चेहरे के रूप में किसको देखना चाहिए? नहीं, मेरा देखिए बहुत साफ कहना है। अभी आपने बिहार का पूरा चुनाव आप देख रहे हैं, महागठबंधन है, उसमें तय किया गया कि उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, और किया। देखिए आज की राजनीति इतनी बदल गई है कि जब आप चेहरा घोषित करते हैं, ये चेहरा सामने रहता है, तो आम जनता, आम मतदाता उससे कनेक्ट हो पाता है। कनेक्ट होने का बड़ा फायदा ये मिलता है कि जो वोट कांग्रेस को लोग देना चाहते हैं उनको ये क्लियर विजन होता है कि फला व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री होगा अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। अब उसका क्या विजन है ये जो मुख्यमंत्री, तो वो भी सामने आता है। आपने 2018 का चुनाव देखा, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 2 प्रमुख चेहरे थे। कहीं ना कहीं जनता के मन में ये स्पष्ट था कि इन 2 चेहरों में से एक चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो तय था, सभी समझ रहे थे। कांग्रेस की सरकार आई थी और उसके पहले के सारे चुनाव आप चले जाओ तो चेहरा स्पष्ट नहीं था। वहां ये बोला जाता था कि हम बाद में तय करेंगे चुनाव जीतने का। लोकतंत्र में होता भी है ये, बाद में तय, लेकिन अब एक फ्रस्ट्रेशन बन गया, विजन बन गया। अभी केंद्र में अगर लड़ाई चलती है तो मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी जी, सीधी लड़ाई है। राहुल गांधी जी एक चेहरा है, उनके पीछे पूरी कांग्रेस है, उनके पीछे पूरा यूथ है। बीजेपी का मोदी जी एक चेहरा है। यही बिहार में हम बात करें तो तेजस्वी आज एक चेहरा है। तो मध्य प्रदेश में भी अगर हम 3 साल पहले 26 में कोई चेहरा ऐसा लेके आते हैं जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी नेता हो सकता है, तो उसके पीछे कांग्रेस का संगठन पूरी ताकत से खड़ा होता है, तो जनता में एक बड़ा इफेक्ट जाता है। वो जनता कहीं ना कहीं
ये मन बनाती है कि जो 25 साल से सरकार है उसको बेदखल करके एक नए मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित करें, तो ये अब बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 25 साल से बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। अगर इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो हमें एक चेहरा ऐसा सामने लाना ही पड़ेगा जो मुख्यमंत्री के रूप में हम उसको चिन्हित कर सकें। बीजेपी की पिछले चुनाव से लेके अभी तक की एक ही रणनीति रही है कि बड़े नेताओं को अपने साथ सम्मिलित कर लिया जाए। जी हाँ। उसमें एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी था, जो अपने सदल बल साथ लेकर और भाजपा में गए थे, जिससे कांग्रेस की सरकार गिरी थी। जी। आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में अपने आप को ढूंढ रहे हैं। अभी हाल ही में वो लैब का उद्घाटन यहाँ इंदौर में हुआ। जी हाँ। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया नदारत रहे, जबकि उनका आने का था। देखिए क्या है, जब सिंधिया जी बीजेपी में जाने के पहले कांग्रेस में थे तो यहाँ महाराज कहलाते थे, उनका बहुत सम्मान मान सब कुछ था, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता उनको भगवान मानते थे। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो भाई साहब हो गए, और अब भाई साहब होने के बाद अब ये स्थिति हो गई कि इंदौर में उन्हीं के बनाए हुए मंत्री तुलसी सिलावट जी, वो 6 साल से जो कांग्रेस शासन के समय सैंक्शन हुआ थी लैब, वो बन के तैयार अब हुई बीजेपी के शासन में, उसका आज उद्घाटन किया जा रहा है। तो उन्होंने सिंधिया जी को बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा, ना ही उनका नाम उस उद्घाटन कार्ड में देना उचित समझा। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसी होती है। उनका स्पष्ट कहना है कि सिंधिया जी को चंबल और गुना तक सीमित कर दो। अब उनके जो मंत्री हैं उनको भी स्पष्ट कह दिया गया है कि आपके आगे जो भी उद्घाटन होंगे वो बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री अन्य लोग शामिल होंगे, लेकिन सिंधिया जी का नाम नहीं होगा। दुर्भाग्य देखिए कि जो नेता कांग्रेस से निकल के गया, अपने लोगों को साथ लेकर मंत्री बनाया, वही मंत्री आज उनका नाम उद्घाटन कार्ड में लिखना भी उचित नहीं समझ रहे। तो सिंधिया जी को सोचना चाहिए कि आगे की राह बीजेपी में बहुत मुश्किल है। बीजेपी और कांग्रेस जी वाकई में लोकतंत्र के लिए विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष अत्यावश्यक है जी, परंतु विपक्ष अपनी जो दृढ़ता है वह कायम नहीं कर पा रहा, और उसी के लिए हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। जी हाँ। आपने बड़ी बेबाकी के साथ जो भी उद्घाटन किए हैं, रस्योद्घाटन, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि एक संगठन के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता ही ऐसा कर सकता है, दूसरे कार्यकर्ता नहीं कर सकते। अंत में कुछ शब्दों में क्या करना चाहिए कांग्रेस? देखिए, मैंने वही निवेदन माननीय राहुल गांधी जी से किया है कि क्या करना चाहिए, वही सुझाव उनको दिए हैं, वही पॉइंट चिन्हित किए हैं। अब वो मैं सार्वजनिक रूप से तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो एक योजना होती है कि किस तरीके से एक प्लानिंग होती है। आप जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, एक मकान बनता है, एक मकान बनने में सबके अलग अलग भूमिका होती है। एक प्लास्टर करने वाला होता है, एक टाइल्स लगाने वाला होता है, एक नल फिटिंग वाला होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है। लेकिन आप इलेक्ट्रिशियन से नल का काम नहीं करा सकते, नल वाले से इलेक्ट्रिक का काम नहीं करा सकते, पुताई वाले से प्लास्टर का काम नहीं करा सकते। अभी हो ये रहा है मध्य प्रदेश में कि जिसको जो काम के लिए उपयुक्त है, शायद उसको चुनने में हमसे बड़ी भूल हो गई, और उसका खामियाजा पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है हर स्तर पर। चाहे आप नीचे से चलें, मंडलम से चलें, वार्ड से चलें, जिला शहर से, आप सारे कार्यकारिणी की बात करें या जो भी काम लोग कर रहे हैं, उसमें हमें एक बार फिर मंथन करने की आवश्यकता है। उस मंथन से हमें ऐसे लोग निकालना पड़ेंगे जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान होने के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका खुल के विरोध कर सकें। सिर्फ मैनेजमेंट करके चलने वाले लोग, सिर्फ दिखावा करने वाले लोग कांग्रेस संगठन को उभार के कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस की सरकार अगर बनाना है, माननीय राहुल गांधी जी के सपने को सच करना है, वो जैसा उन्होंने बोला है, राहुल जी ने बार बार बोला है, कई बातें उन्होंने बोली है, वो अगर लागू हो जाती है, उसको कांग्रेस के नेता आत्मसात कर लेते हैं,
तो शायद आज हमारी स्थिति बहुत विपरीत मध्य प्रदेश में होती, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाता है। इसीलिए राहुल जी से निवेदन किया है कि इस पूरे मामले को फिर से एक पैनी नजर से देखें और निर्णय करें कि अब कांग्रेस के संगठन का भविष्य कैसे ठीक किया जा सके। तो दोस्तों, यह थी एक विशेष अनौपचारिक वार्ता श्री यादव जी के साथ, जो कि पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं। और अगर वास्तव में सशक्त विपक्ष चाहिए तो सशक्त चेहरा भी चाहिए और संगठन को संभालने वाला व्यक्ति भी सशक्त चाहिए। और वाकई 2 वर्ष इतने अच्छे नहीं बीते कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस एक संगठनात्मक रूप से दृढ़ होकर लोगों के सम्मुख आ सके, लोगों से जुड़ सके, जन संवाद कायम कर सके। और इसी कारण से यह प्रदेश आज भी पिछड़ रहा है, क्योंकि हम मनमानी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, लोगों के मध्य सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। और इस वार्ता का अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि संगठन के पदाधिकारियों को अपना खुद का वर्चस्व नहीं देखते हुए अपने बंगलों में से बाहर निकलकर जमीन से जुड़े हुए लोगों को वापस से कांग्रेस से जोड़कर ही एक सशक्त विपक्ष बनाया जा सकता है। जी, राकेश सिंह जी यादव, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे अनौपचारिक वार्ता करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों।